हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए सीरीज़ के साथ, जिसमें मैं मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2012 के होंगे। इससे पहले मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का जून और दिसंबर 2011 का मैं करा चुका हूँ। आप लोग जा कर के, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्ता के बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस फुल डिटेलिंग के साथ ज़रूर और बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि और जो लोग नए लोग हैं और जो पहली बार देना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और साथ ही ये भी पता चलता है कि आखिर यूजीसी नेट हमसे किस लेवल के क्वेश्चंस की डिमांड करता है ना, किस किस टॉपिक्स की डिमांड करता है, क्या ट्रेंड चल रहा है ना, वो सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, और हाँ, इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि प्राचीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तमाम प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, आप लोग उसे भी जाकर देख लें। मैंने बोला था पहले भी कि मैं प्राचीन की, मध्यकालीन की और आधुनिक की तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा एनटीए यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को लेकर फुल डिटेलिंग के साथ। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, यानी हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से असत्य कथन को चूज़ करना है। तो आइए हम इनमें असत्य कथन को चूज़ करें। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र बुगरा खां ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। ये बात चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता केवल बंगाल तक ही नहीं फैलाया था, उसने दक्षिण भारत पर भी अपना फैलाव किया था, अपने साम्राज्य की, अपनी सत्ता का फैलाव किया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 आक्रमण किए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है ना, ये बात भी बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ 2 सही और 2 गलत हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन से असत्य हैं। तो 2 और 4 ये दोनों असत्य हैं। देखते हैं ये 2 और 4 किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो बंगाल का विलय दिल्ली में नहीं कर सके थे। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी और कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, ये दोनों ने क्या नहीं कर सके थे। यहाँ लिखता हूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी और कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये दोनों क्या नहीं कर पाए, तो ये दोनों बंगाल का विलय दिल्ली में नहीं कर पाए, है ना। बंगाल का विलय दिल्ली में नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। एक तरफ है यहाँ पर सूफ़ी संतों का, है ना, सूफ़ी संतों का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ उनके वो स्थान दिए गए हैं जहाँ से ये सूफ़ी संत संबंध रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सूफ़ी संत के इन संबंधों का मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करें। तो शेख मोहिद्दीन चिश्ती
इनका संबंध कहाँ है? इनका संबंध है अजमेर से। कहाँ से है? अजमेर से है। ठीक है। शेख बहाउद्दीन ज़करिया, शेख बहाउद्दीन ज़करिया जो है ये मुल्तान में, इनका संबंध कहाँ है? मुल्तान में। उसके बाद शेख फरीदुद्दीन मंसूद या मसूद गंजे शक्कर, ठीक है, इनका संबंध कहाँ है? इनका संबंध है अधोजन से। कहाँ से है? अधोजन से इनका संबंध है। उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह है दिल्ली में। ठीक है। तो आइए इस हिसाब से जिसे हम लोगों ने मिलान किया है, सही कूट भी तक भी पहुंच सकेंगे इस मिलान के हिसाब से। तो इस मिलान के हिसाब से सही कूट है ए का 4। तो देखेंगे ए का 4 किस में है? सी और डी में है। उसके बाद बी का हम लोगों ने लगाया है किस में? शेख बहाउद्दीन ज़करिया का मुल्तान में, यानी कि बी का 3, जिस ऑप्शन बी का 3 है, सी या डी में किस में है? सी में है। तो ये प्रश्न का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया गया है ना। ये मोहम्मद तुगलक का जो शासन का जो क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक था? हिंद एवं सिंध, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यह शब्द जो है किसने किया इस शब्द का प्रयोग? तो इस शब्द का जो प्रयोग है, चूँकि हम लोग जानते हैं, मैंने इसे उससे पहले वाले प्रीवियस सेशन में मैं करा चुका था कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही आया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? बताइए, अगर आपको याद है तो कमेंट करें। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता। ठीक है। तो इब्न बतूता ही इस बात का वर्णन करता है, किस में वर्णन करता है? अपनी रचना। इसने किस अब इसकी जो रचना थी, इनका जो यात्रा वृत्तांत था, उसका क्या नाम था? रेहला, है ना। क्या नाम था? रेहला। रेहला में ही ये वर्णन करता है कि मोहम्मद तुगलक का जो शासन क्षेत्र था वह हिंद एवं सिंध तक था। और ये रहने वाला निवासी कहाँ का था? निवासी कहाँ का था? तो निवासी ये मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है ना, ये मोरक्को का रहने वाला था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब हम मोरक्को कहीं कहीं पे अफ्रीकी भी लिखा रहता है। ठीक है ना, कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? अफ्रीकी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, महमूद गवा ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए? ठीक है। यानी जो महमूद गवा थे या गावा थे, उन्होंने बहमनी और अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये कदम उठाया गया था। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र का विस्तृत किया। ये भी बिल्कुल सही है। उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी। ये भी बिल्कुल सही है। उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया था उसने। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। जिस भी कूट में आपको 1, 2, 3 दिखता है, किस में दिखता है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इससे पहले वाले में सेशन में मैं करा चुका हूँ, उसमें भी चैतन्य थे, है ना। एकनाथ, तुकाराम, ये सब भक्ति संत हैं। तो इन लोगों का कालानुक्रम हमें सजाना है। तो आइए इनका कालक्रम सजाएं। सबसे पहले कालानुक्रम के हिसाब से अगर व्यवस्थित किया जाए तो 1270 में, ठीक है, 1270 में एक नाथ हैं, 1270 में एक नाथ। ठीक है। सूरदास कहाँ हैं? सूरदास हैं 1483 में। ठीक है। उसके बाद चैतन्य कहाँ है? चैतन्य हैं 1486 में। ठीक है। और ये भी मैं करा चुका हूँ, इसका डिटेलिंग पिछले वाले सेशन में किया हुआ है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। और उसके बाद तुलसीदास जो हैं ये हैं 1532 में।
1532 में। तुलसीदास भी जो थे ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही कूट हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक है। लेकिन यूजीसी ने इसका ऑप्शन ए ही माना है, ठीक है ना, ए ही माना है, इसका ऑप्शन ए ही माना है। लेकिन इस क्वेश्चन को यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि अगर आप इसमें सीरीज़ बैठाएं तो सबसे पहले कौन है, एकनाथ हैं, उसके बाद कौन है 1270 के बाद 1483 यानी कि सूरदास होने चाहिए। उसके बाद कौन होने चाहिए 1486 पे, 3 नंबर पे ये होने चाहिए चैतन्य, और चौथे नंबर पर ये होने चाहिए। यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 इस ऑप्शन में चारों में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन में तो है कहीं नहीं, इसलिए यूजीसी ने अपने आंसर में ए को माना था, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कूट में बैठाया है ना, क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 4। अगर ऐसा कूट इस ऑप्शन में होता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी कथन कारण या अभिकथन कारण आए तो बीच में क्योंकि जोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जोड़ने से दोनों सेंटेंस को बैठाने में मदद मिलती है। सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था क्योंकि वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, ये बात बिल्कुल सही है कि सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अविशिष्ट था, ठीक है ना। लेकिन वह नगरकोट के जो शासक थे, क्या है, वह नगरकोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। यह बात बिल्कुल गलत है। वह असफल नहीं बल्कि वह सफल हुआ था, ठीक है ना। वह क्या हुआ था, वह सफल हुआ था, वह विजयी हुआ था, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 1360 में। 1360 में उसने नगरकोट के शासक को हराया था। 1360 में नगरकोट के शासक को हराया था। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हमारे YouTube की छोटी सी फैमिली को बड़ी फैमिली में बदलने में हमारी मदद करें, ठीक है। तो 1360 में नगरकोट के शासक को इसने हराया था। तो यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। तो ये ऑप्शन हमें किस में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। और हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले मैं इसका रिवाइज़ करा दूंगा, उसके अलावा PDF नोट्स भी मैं दे दूंगा, उसका भी मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कथानुसार, है ना, किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप थी या था, ठीक है। तो ये किसके अनुसार था, ये निज़ामुद्दीन अहमद के अनुसार था। निज़ामुद्दीन अहमद ने कहा था कि मुगल हरम जो है ये सच्चरित्रता का मंडप है, ठीक है। निज़ामुद्दीन अहमद जो थे ये मुगल काल में इतिहासकार थे। ये क्या थे, ये मुगल काल में इतिहासकार थे, ठीक है ना। मुगल काल में क्या थे, इतिहासकार थे। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तबकात अकबरी की रचना की है। इनकी एक रचना है, कौन सी रचना है, तबकात ए अकबरी। आप लोग कॉपी पेन ले करके ये सारे फैक्ट्स को नोट करते रहें। ये सारे सवाल आते रहते हैं, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने क्या किया था, गुलबदन बेगम के बारे में आपको ये बात बता दूं कि ये हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है,
हुमायूंनामा, है ना, हुमायूंनामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? यानी मीर बख्शी का काम क्या था, इस पोस्ट का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। किसमें? मुगल काल में। तो मुगल काल में मीर बख्शी का जो प्रमुख था ये था वेतन अधिकारी का। किसका था? वेतन अधिकारी का। वेतनाधिकारी, वेतनाधिकारी, ठीक है, ये वेतनाधिकारी का पद होता था। और इसका विकास जो हुआ है अकबर के काल में शुरू हुआ है। इसका विकास किसके काल में शुरू हुआ? इसका विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर के काल में शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, और मीर बख्शी का और प्रमुख कार्य क्या था? तो सैनिकों की भर्ती, ठीक है ना। मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी के कार्य, ठीक है, क्या क्या कार्य थे? तो सैनिकों की भर्ती का कार्य था, सैनिकों की भर्ती, ठीक है। और क्या काम करते थे? उसका हुलिया रखता था, उसका हुलिया रखना, उसका हुलिया रखना, ठीक है। और क्या काम करते थे? रसद का प्रबंध करते थे। रसद मतलब क्या होता है? जब युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कोई बीमार हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है या फिर वो भी जो भी राशन पानी या किसी भी प्रकार का मेडिकल टीम घटता है तो वो उसको पहुंचाने को रसद कहते हैं, ठीक है। तो रसद प्रबंध करता था। और क्या करते थे? और हाथी घोड़ों का प्रबंध करते थे। हाथी घोड़ों का प्रबंध, है ना। तो इतने सारे काम मीर बख्शी के होते थे। चलिए, तो यहाँ हमें पता चल गया है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, तो अकबर द्वारा कौन सा कार्य? विधवा विवाह को वैधता प्रदान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। विवाह का पंजीकरण होता था, यह भी बिल्कुल सही है ना। खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल गलत है और ये बात अकबर मतलब ये सामाजिक सुधार जो है अकबर के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। मुगल काल में भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक ही सीमित था, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद मदद माश अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया, ये बात चलिए देखते हैं आगे और क्या है ऑप्शन में। जहांगीर ने अल तमगा जहांगीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की थी, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अल तमगा जो होती थी ये जागीर वंशानुगत होती थी, ठीक है ना, ये वंशानुगत होती थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला ऑप्शन। कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती, नहीं ये भी ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं था। इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, मदद माश अनुदानों को औरंगजेबों ने वंशानुगत बना दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और ये जो हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यहाँ घटना दिया गया है, उन्हें हमें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए
सबसे पहले नंबर पर कौन है? माहवाड़ी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ, ठीक है, ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद निज़ाम शाही का अंत हुआ था, ठीक है, इनका डेट आता है। उसके बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुग़लों की संधि हुई थी, उसके बाद इनका डेट आता है। और उसके बाद अंतिम में चौथे नंबर पर मुग़लों का बल्ख पर अधिकार हुआ था, ठीक है। तो ये जो माहवाड़ी समानुपात प्रणाली का प्रारंभ शाहजहाँ के समय में शुरू हुआ था, ठीक है ना। किसके समय में शुरू हुआ था? शाहजहाँ के समय में शुरू हुआ था, शाहजहाँ के समय में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है कि 1633 में निज़ाम शाही जो था, 1633 में इसका अंत हुआ था, ठीक है। 1633 में अंतिम शासक कौन थे? तो सुल्तान हुसैन शाह थे। मैं बहुत सारी बातें यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग से उम्मीद है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करेंगे। जो अंतिम शासक थे वो कौन थे निज़ाम शाही के? वो थे सुल्तान हुसैन शाह, ठीक है। उन्हीं को कैद करके अहमदनगर मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया गया, ठीक। चलिए, उसके बाद 1636 में, ठीक है ना, 1636 में, यहाँ मैं लिखता हूँ 1636 में, 1636 में क्या हुआ था? गोलकुंडा एवं बीजापुर के शासकों ने मुग़ल साम्राज्य से संधि कर ली थी, ठीक है। अब मुग़लों का बल्ख पर अधिकार कब हुआ था? मुग़लों का बल्ख 1666 में हुआ था, है ना, 46 में हुआ था, 1646 में। तो अगर आप इस डेट को भी फिक्स करें तो आप जो है कि सही उत्तर तक पहुंच सकेंगे। तो इसका जो सही कूट है इन डेट के हिसाब से, इस सीरीज़ के हिसाब से, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित को सही काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ भी आपको मुग़ल काल से संबंधित दो शासक हैं, है ना, दो शासक हैं। उसके अलावा दो अलग अलग पंथ से हैं। तो आइए उन्हें हमें अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से डेट वाइज भी सेट करेंगे, सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो शाइस्ता खां का चित्तगांग पर अधिकार, ठीक है, ये सबसे पहले हुआ है, ये हुआ है 1665 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? शहजादे अकबर का दक्कन पलायन, ये कब हुआ है? ये हुआ है 1687 में, ठीक है। उसके बाद औरंगज़ेब द्वारा गोलकुंडा की विजय, ये कब हुआ है? सॉरी, मैं इससे पहले क्या लिखा? शहजादे अकबर का दक्कन पर विजय, शहजादे अकबर का जो दक्कन पर विजय हुआ था वो 1681 में हुआ था। सॉरी, मैं 87 लिख दिया, है ना। वो कब हुआ था? 81 में हुआ था, 81 में हुआ था। और औरंगज़ेब द्वारा गोलकुंडा पर विजय कब हुई? औरंगज़ेब द्वारा गोलकुंडा 1687 में, ठीक है। कब हुई? 1687 में। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई, ये कब हुई? 1699 में, ठीक है। तो अब डेट को भी आप अकॉर्डिंग से सेट करना चाहें तो आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए फिट करते हैं। सबसे पहला कौन दिख रहा है हमें सबसे पहला दिख रहा है 3 नंबर वाला, यानी कि ये हो जाएगा 1 नंबर पर। उसके 65 के बाद 2 नंबर पर ये हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कौन होगा, कौन है? उसके बाद 1665 के बाद 1681, उसके बाद 1687, देन 1699, यही इसका सही कूट होगा, ठीक है। तो यह हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए पढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कथन और अभिकथन, यानी कि कथन और कारण दिया गया है, तो इसे पढ़ें। औरंगज़ेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुग़ल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? औरंगज़ेब के बारे में बात हो रही है। और किसके बारे में? मुग़ल अमीर वर्ग के राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। किसके काल में? औरंगज़ेब में, ठीक है। तो देखते हैं ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए
क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि जोड़ लेते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि औरंगज़ेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की, ठीक है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी के मुग़ल सम्राटों के नाम पर विचार करिए, ठीक है, या कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 18वीं सदी के जो मुग़ल सम्राट थे उनके नामों पर विचार करेंगे, यानी कि यहाँ भी हमें कूट लगाना है। तो आइए सबसे पहले कूट लगाते हैं। तो आलमगीर क्या ऑप्शन में है, आलमगीर द्वितीय है, अहमद शाह है, जहांदार शाह है, मोहम्मद शाह है, ठीक है। तो जहांदार शाह का समय जो है ये है 1712 से 1713, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह का समय आता है। मोहम्मद शाह का समय क्या है, मोहम्मद शाह का समय 1719 से 1748, 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह का समय आता है 1748 से 1754, ठीक है, 1754। उसके बाद आलमगीर का समय आता है, आलमगीर का समय है 1754 से 1759, ठीक है। तो ये रहा डेट, और डेट के हिसाब से हमारे जो सही उत्तर होगा वो कूट बैठेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ राइटर दिए गए हैं और उनके द्वारा रचित पुस्तक के नाम हैं, तो हमें उन्हें मिलान करना है। तो इंडियन पेंटिंग जो है, इंडियन पेंटिंग अंडर, कहाँ है, इंडियन पेंटिंग अंडर दी मुगल्स, ये किसने लिखा, ये लिखा है पर्सी ब्राउन ने। किसने लिखा है, पर्सी ब्राउन ने। उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल, आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल किसने लिखा है, ये लिखा है कैथरीन बी एशर ने। किसने लिखा है, कैथरीन बी एशर ने। उसके बाद है द टेक्निक ऑफ मुग़ल, द टेक्निक ऑफ मुग़ल लिखा है मोती चंद्र जी ने, है ना, मोती चंद्र जी ने लिखा है द टेक्निक ऑफ मुग़ल पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद मुग़ल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर, यानी कि जहांगीर के समय मुग़ल पेंटिंग, ये किसने लिखा है, अशोक कुमार दास जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसका जो सही कूट है वह है ऑप्शन नंबर, देखेंगे हम लोग मिलान करते समय, मिलान के हिसाब से ए का 3 2 ऑप्शन में है, बी में है और डी में है, बी में है और डी में है। तो बी में डी है, ए का 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखता है और ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल, ये जो है आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल जो है ये किसने लिखा था, कैथरीन ने, ठीक है। तो कैथरीन क्या है, बी का 4, देखते हैं बी का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यही नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आखिरी सवाल है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए इस सेशन के आखिरी सवाल को हम लोग सॉल्व करें, जो हमें ये भी कूट मिलाना है, तो हम लोग इसे कूट को मिलाएंगे। मासिरे जहांगीरी, ठीक है, ये किसने लिखा है, तो मासिरे जहांगीरी जो है ये लिखा है ख्वाजा कामगार गैरत खान ने, ठीक है। मासिरे जहांगीरी किसने लिखा है, ख्वाजा कामगार गैरत खान ने। उसके बाद इकबाल नामाए जहांगीरी, ये लिखा है मोतबिंद खान ने, ठीक ने। इकबाल नामे जहांगीरी ये किसने लिखा है, मोतबिंद खान ने लिखा है। उसके बाद मासिर आलमगीरी, मासिर आलमगीरी जो है ये शाकी मुस्तैद खान ने लिखा है, ठीक है, शाकी मुस्तैद खान ने लिखा है। और फुतुहात ए आलमगीरी जो है ये ईसर दास नागर जी द्वारा रचित है, लिखा गया है, ठीक है। तो आइए इसका सही कूट मिलान करें। तो ये ऑप्शन मुझे सामने से ही दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना, बी आसानी से मिल गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो,
ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने रिज़ल्ट को पक्का करने के लिए, है ना, अपने यूजीसी नेट के इतिहास विषय से तैयारी को एक बेहतर दिशा देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।